यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले कि कल की क्लास में मैं 80 तक के क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग को बतला दिए थे और इसमें एक एग्जाम्पल भी देते गए थे कि कौन सा क्वेश्चन में, और उसमें जो भी क्वेश्चन और निकला था उस क्वेश्चन को मैं बताते गया था। अब देखना चाहते हैं यहाँ पर से, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन से, और 81 नंबर क्वेश्चन को आप जो है बढ़िया तरीका से पढ़िए। पहले सबसे पहले यहाँ पर याद रखना सर मार लो जो देखो तो ये क्वेश्चन जो है, पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम, पौधे की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम। तो याद रखना यहाँ पर कहा रहा है कोची की पौधा के जड़ों में, खास याद रखना दलहनी फसल या चाहे आप देख सकते हो एनीवे कोई भी फसल जिसमें गांठ बनता हो, और उस गांठ में ऐसे मसूर में ज्यादा देखता है, लेकिन जिसमें गांठ बनते हैं ना उसमें एगो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया नाम है राइजो, ऐसे इसको बोला जाता है एग्रो बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? एग्रो बैक्टीरिया, बैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है, एग्रो बैक्टीरियम कहा जाता है। तो ये इसको याद रखना है यहाँ पे। अब अगला आता है जी ट्यूबिफेसियम, उसी का नाम है, एग्रो बैक्टीरियम के नाम से याद रखिएगा। 82 नंबर नहीं, उसी का नाम है, दूसरा नाम। 82 नंबर में आइए, एंजाइम लाइगेज का प्रयोग कहाँ होता है? एंजाइम लाइगेज का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इस बात को याद रखिएगा। खंडित डीएनए, खंडित यानी कि जो डीएनए है ना, या डीएनए को जोड़ने, वो डीएनए के खंडित यानी उसको बांटने में या जोड़ने में इसका उपयोग, यानी कि यहाँ पर लाइगेज का काम आता है डीएनए के खंडों को जोड़ने में किया जाता है। अब आते हैं हम 83 नंबर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83, गोल्डन राइस में किस विटामिन की स्थानांतरण की गई है? देखिए जी, गोल्डन राइस न है, तो इस गोल्डन राइस में किस विटामिन के स्थानांतरित किए गए? विटामिन ए। और गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल जिसे कहते हैं ना, ये सुनहरा चावल आप खाए हो? यस सर। कौन? तो चावल में देखते होंगे कि लाल लाल थोड़ा थोड़ा रहता है, और उसी को चुन करके क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वो चुन करके फेंकिए नहीं, क्योंकि उसके पास विटामिन ए है, लेकिन उसको कचरा समझ करके फेंक दिया जाता है चुन करके। बहुत बेहतर नहीं लगता है चावल में, क्योंकि आपको चावल है कि नहीं पूरा उजला होना चाहिए, उसमें कोई काला नहीं होना चाहिए, उसमें लाल कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको फेंक देते हैं। तो याद रखना कि गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? विटामिन ए का। अब आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। सर इसका रासायनिक नाम क्या जी का? विटामिन ए का राइनोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। हाँ, राइनोफ्लोविन, रेटिनॉल। आपको ये पूछेगा नहीं, समझे ना? देखिए यहाँ पे, अब 84 की बात कर रहा हूं मैं। मनुष्य में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? सबसे पहले कि मनुष्य में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, ये दो चीज है। एगो एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो याद रखना जीन थेरेपी के द्वारा। और जीन थेरेपी जानते हो, जीन का उछलना, जीन का जंपिंग करना जीन थेरेपी कहलाता है। जीन का यहाँ पर जीन क्या है तो आप तो जानते हो ना, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन, वो तो कहे करते, अनुवांशिकी के एक इकाई को जीन कहा जाता है। बात समझे? ये जीन हो गया आपको। तो यहाँ पर याद रखे जीन थेरेपी के द्वारा 84 नंबर क्वेश्चन में हो गया। इसका लक्षण कुछ होता सर, कमी हो जाता क्या जी का? एडिनोसिन, एडिनो 85 में, 85 नंबर में कहता है क्या? रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने की? रिकम्बिनेंट डीएनए
एक टेक्निक है रिकम्बिनेंट टेक्निक। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का खोज कौन किया था? तो याद रखिएगा एस कोहेन और एच बोयर दो वैज्ञानिक था। एगो एस कोहन और दूसरा कुछ था एच बोयर। ये दो वैज्ञानिक जो था आपको रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक का खोज किया था। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जानते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का मतलब होता है, तकनीक का मतलब होता है कि डीएनए के खंडों को पुनः काट करके जोड़ने की प्रक्रिया। तो इसके बारे में बतलाने वाला वैज्ञानिक था वो कोहेन था और बोयर था। याद रखिए कोहेन और बोयर। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 में सुनिएगा, कह रहा है क्या जी? अनुवांशिकी संशोधित खाद्य पदार्थ क्या है? अनुवांशिकी संशोधित खाद्य पदार्थ किसको कहते हैं? तो याद रखना यहाँ पे ट्रांसजेनिक फसलों से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्रियों के अनुवांशिक संशोधित खाद्य पदार्थ कहते हैं। यानी ट्रांसजेनिक फसलों से प्राप्त होने वाले, ट्रांसजेनिक फसल किसको कहते हैं? रूपांतरित फसल, जो रूपांतरित करके तैयार किया गया है, बदल करके किया गया, उसके जीन को बदल करके तैयार किया गया है। अब जैसे में देखिए ना, हाइब्रिड धान वाला जी बात करते हैं, गेहूं वाला बात करते हैं, मसूर की बात करते हैं, यहाँ तक देखिए आपको जो है मक्का की बात करते हैं। तो ये सब ट्रांसजेनिक है फसल। ये सबको बदल करके उसकी जीन पहले कुछ और था, अब परिवर्तन करके कुछ और बदल दिया गया, बना दिया गया है। बात समझे? तो इसको कहते हैं क्या चीज? ये यहाँ पर याद रखिएगा इस चीज को कि ट्रांसजेनिक फसलों से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्रियों को अनुवांशिक संशोधित खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब आता है जीन थेरेपी क्या है? तो जीन थेरेपी का मतलब होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, देशपूर्ण जीनों के स्थान पर स्वस्थ जीन का समावेश। यानी यहाँ बिल्कुल आप जीन थेरेपी में याद रखिएगा, जो रोग से ग्रसित जीन है वो जीन हट करके और वहां पर स्वस्थ पूर्ण जीन आकर बैठ जाता है, उसे जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी का मतलब यही जानिए, उछल करके जो रोगग्रस्त है उसे हटा देगा और जो स्वस्थ है वो आकर के उछल के बैठ जाएगा वहां पे, उसे जीन थेरेपी कहा जाता है। यानी कि आपको 87 नंबर क्वेश्चन हो गया जीन थेरेपी। अब आते हैं हम 88 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 88 में जी देखिए यहाँ पे कह रहा क्या, जैव प्रौद्योगिकी में कौन से दो मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी में कौन से दो मुख्य तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तब बस दो ही चीज याद रखिएगा, एगो अनुवांशिकी इंजीनियर, कौन इंजीनियर? हाँ, अनुवांशिकी इंजीनियर, एगो रासायनिक इंजीनियर। कौन सा इंजीनियर? अनुवांशिकी इंजीनियर और रासायनिक इंजीनियर, ये दो को जो है जैव प्रौद्योगिकी में जो है उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इस तकनीक का। अब आते हैं 89 की बात करते हैं। 89 की बात करते हैं जिसमें वेक्टर क्या है, वेक्टर किसे कहते हैं और इसका उदाहरण क्या है? तो वेक्टर याद रखिएगा कि वेक्टर एक एजेंट है। कौन सी है? एजेंट है जिसके माध्यम से डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है, जिसके माध्यम से डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है। ये वेक्टर जो है ना, वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब होता है कि एक वाहक है। वेक्टर का मतलब क्या? वाहक, यानी ढोने वाला। तब किसको ढो रहा है? तो डीएनए को ढो रहा है। तो डीएनए को ढोने वाला एक एजेंट है, वो उसे वेक्टर कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा जैसे प्लाज्मिड, कौन सी एक एग्जाम्पल प्लाज्मिड कहलाएगा। तो याद रखना 89 का कि वेक्टर क्या है, तो इसको याद रखिएगा, वेक्टर एक एजेंट है जिसके माध्यम से डीएनए को स्थानांतरित किया जाता। अब 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिसा का विस्तृत रूप लिखे। एलिसा का जो है वो विस्तृत रूप क्या है? जो चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग किसी बीमारी की पहचान के लिए की जाती है। तो एलिसा को याद रखिएगा, इसे कहा जाता है, एलिसा को एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। इसका पूरा नाम कौन होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। इसका उपयोग एड्स आदि बीमारियों को जांच करने के लिए होता है। किसको? तो एलिसा जो है ना, एलिसा यह एलिसा, यानी इसी को कहते हैं, इसी का नाम है
एंजाइम लिंकेड इम्यूनो साइनो इम्यूनो सॉर्बेंट। इसका उपयोग हम एड्स में यानी एड्स को जांच करने के लिए किया जाता है। एड्स को जांच करके पता लगाने के लिए किया जाता है। आते हैं हम, हाँ इसी से चेक होता है 90 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा 91 नंबर क्वेश्चन। एक परजीवी पौधे का नाम लिखिए। एगो परजीवी पौधा का नाम बताइए। अमरबेल जो परजीवी पौधा है। अच्छा ये बताइए कि अमर जहाँ पर पूछ रहा कि परजीवी पौधा का नाम, परजीवी किसको बोलेंगे? जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, डिपेंड करता हो, वो परजीवी ने कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन सी आ जाएगा जी? अमरबेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ जी अमरलता उसी को कहते हैं। ऐसे इसको इंग्लिश में कैलकुटा के नाम से भी जानते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन भी याद रखना। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहलाता है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। हाँ अब 93 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 93 करा क्या? एलोजा एवं साइनोबैक्टीरिया एनाबेन का आपस में किस प्रकार संबंध होता है? सहोपकारिता। कौन? सहोपकारिता। तो एलोजा एवं साइनोबैक्टीरिया एनाबेना का आपस में किस प्रकार संबंध है? तो याद रखिएगा सहोपकारिता। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। इसको याद रखना है जी। उत्पादक को क्या कहते हैं? उत्पादक। इसको VBI कर दीजिए। समझ रहे बात को? आप जो है 93 नंबर और 94 नंबर दोनों को VBI कर दीजिए। 93 और 94। 95 की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसे सुरक्षा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय उद्यान में किसे सुरक्षा प्रदान की जाती है? ये क्वेश्चन है जी। अब एकरा में याद रखिएगा फ्लोरो एवं फौना। फ्लोरो एवं ये दो गो जीव है जिसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, फ्लोरो और फौना। अब 96 नंबर क्वेश्चन में याद रखना है यहाँ पे। जंतु कैसे नहीं हो सकता सर? क्या जीव जंतु क्या चीज का? उसी का राष्ट्रीय उद्यान में किसे सुरक्षित किया? राष्ट्रीय उद्यान में किसे सुरक्षा प्रदान की जाती है? फ्लोरा और फौना को। यानी राष्ट्रीय उद्यान इंग्लिश वर्ड है फ्लोरा और फौना। हाँ जीव जंतु जैसे राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान तो अलग अलग है। जैसे बिहार में है 2 गो है राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क 90 को है। 90 क्या को है? हाँ एगो सर 32 गो हॉट स्पॉट है सर। 90 को था। गिर अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है जी? इसको VBI मारिए। शेर के लिए। गिर अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। गिर असम में ना सर। अब आइए 97 नंबर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। ये भी याद रखिएगा। साफ से बोलो। आवाज नहीं आ रहा। अब बढ़ गया होगा 90 को। 90 पहले वो 90 को है, अब बढ़ गया होगा राष्ट्रीय उद्यान। एगो तो मोदी जी किए हैं उद्घाटन गुजरात में। अभी तो हम सीरियल नहीं जी सही है, बाघ सही है। केन के सहजीवी में कौन सा भाग लेता है? सहवाल और कवक। सहवाल और कवक है। अब आते हैं 99 में। खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? लिंडेनमान। कौन? बस इस बात को याद रखना है, लिंडेनमान। अब देखिए अगला क्या कर रहा है। 100 लाल पुस्तक लाल सूची संतुलन के लिए जिम्मेदार संगठन का क्या नाम है?
100 लाल पुस्तक लाल सूची। सूची लाल पुस्तक लाल सूची संतुलन के लिए जिम्मेदार संगठन का क्या नाम है? IUCN। IUCN याद रखिएगा, IUCN है। 101 नंबर क्वेश्चन, भारत का चेतावग्रस्त जाति कौन सी है? चीता। चेतावग्रस्त कौन सा है? चीता। अब 102 में आइए, भारत का जैव विविधता नियम कब पारित हुआ था? 1902 ईस्वी में। कितना में? 1992 में। 1992 में। 103 ईस्वी में आइए, ताजमहल। क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पर, ये VBI क्वेश्चन है जी, इसको VBI मारो। 103 को, ताजमहल किस पदार्थ के प्रदूषण से संकटग्रस्त हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 कौन आएगा? SO2, तो इसको याद रखिएगा। अगला विद्यार्थी, ये भी जो है VBI क्वेश्चन एकदम 104 नंबर क्वेश्चन जो है VBI है। कैडमियम प्रदूषण किस रोग से संबंधित होता है? कैडमियम प्रदूषण किस रोग से संबंधित होता है? इटाई। याद रखेगा, इटाई। अब 105 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या माँ? ग्रीन हाउस। हाँ, इसमें याद रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ये भी VBI है। ग्लोबल वार्मिंग। कौन? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या? ग्लोबल वार्मिंग। अब आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन, 105 हो गया, 106 में आ रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस। याद रखिएगा, इंफ्रारेड किरण के कारण। कौन सा किरण? इंफ्रारेड किरण के कारण। इंफ्रारेड किरण के कारण। अब 107 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सियोन शब्द का संबंध किससे है? सियोन शब्द का संबंध किससे? तो ग्राफ्टिंग किससे? और आखिर ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं? याद रखना, साटा लगाने की तरीका को ग्राफ्टिंग कहते हैं। हाँ, पेड़ में जो साटा लगता है ना, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। 108 में आइए, बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहा जाता है? VBI मार दीजिए इसको, अनिषेक जनन। क्या? अनिषेक जनन। 109 में आवो, मानव में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। याद रखना, ये भी VBI क्वेश्चन है जी। हाँ, मानव में प्लेसेंटा का निर्माण होता है कोरियन से। किससे? कोरियन से। किससे? कोरियन से। 110 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं जी, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1951 में। कब में? 1951 ईस्वी। हाँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1951 में। 111 में आइए, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग की जाती है। कब? साप्ताहिक। टॉमी गर्भ निरोधक की एक विधि है। किसके लिए ट्यूबेक्टोमी होगा? स्त्रियों के लिए होगा, इसको याद रखिएगा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम। किसमें? अमीबा तथा पैरामीशियम। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बस। निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प दिखते हैं? लीना कुरेन जी। किसमें? 116 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जी? 117 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी क्या चीज से वाहक? हीमोफीलिया रोग से वाहक। हीमोफीलिया रोग से वाहक। अब 118 नंबर में, RAN के पैरामिडीन में पाए जाते हैं क्या चीज? साइटोसिन और यूरासिल। साइटोसिन और हाँ, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 47। में
गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 47 होते हैं। याद रखिएगा, एक मनुष्य के पास 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन किसी कारणवश ये बढ़ करके एक 47 हो जाते हैं, और इसी वजह से उसमें सिंड्रोम उत्पन्न होना चालू हो जाता है। सिंड्रोम मतलब? याद रखना, 3 तरह के सिंड्रोम होते हैं: डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। यदि हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र से बढ़ करके 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कौन बढ़ेगा? ये भी सुन लीजिए, 21वें नंबर गुणसूत्र में जाकर के क्या बढ़ जाएगा? एक्स बढ़ेगा कि वाई बढ़ेगा? एक्स बढ़ेगा। इसके वजह से डाउन सिंड्रोम में जो घटना होता है वो स्त्रियों में दिखता है कि पुरुषों में दिखता है? पुरुषों में दिखता है। तो यहाँ पर एक्स बढ़ते हैं और वाई रह जाते हैं। इसी वजह से वो दिखने का काम करता है पुरुष, स्त्रियों में, पुरुष में नहीं दिखते हैं, स्त्रियों में दिखते हैं। समझ बात को? लेकिन यदि हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो ये जो है 46 से घट करके 45 हो जाते हैं, यानी कि एक में एगो गुणसूत्र में गायब हो जाता है। इसी वजह से जो है ये पुरुष में दिखता है। अब पुरुष में भी दिखेगा कैसा? जिसका सर बड़ा है, हाथ पैर मोटा है, जीभ मोटा है, मुंह हमेशा खुला रखा है। यानी कहने का मतलब जो है उस तरह के बच्चे को मैंगोलियन बच्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगोलियन बच्चा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब 46 से घट करके 45 हो गया तब, और यदि 46 से बढ़ करके 47 हुआ तो डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में होता कौन सी घटना? डाउन सिंड्रोम में किसी स्त्री के यूटेरस छोटा होगा, और नहीं तो फिर वो मासिक चक्र का निर्माण नहीं कर पाएगी। जब मासिक चक्र का निर्माण नहीं कर पाएगी तो वो कभी मां नहीं बन सकती है, और यदि यूटेरस से छोटा है तो वैसी स्थिति में वो कभी मां नहीं बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिक्कत है, समस्या है कि 46 से बढ़ करके 47 हो गया तब। लेकिन यदि 46 से बढ़ करके 47 हुआ और यहाँ पर एक्स और वाई तीनों गुणसूत्र रह गया, तो वैसी स्थिति में याद रखिएगा कि एक्स और एक्स यानी कि लड़कियों वाला गुण, और एक्स और वाई यहाँ लड़कों वाला गुण, यानी लड़की और लड़का दोनों वाला गुण एक के शरीर में आ जाएगा, जिसे कहा जाता है किन्नर। क्या कहते हैं? किन्नर। जो ट्रेन पर देखता है ना, वही किन्नर। 120 में सुनिएगा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। किसने दिया? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। इसको सुन लेना है, याद रह जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स दुई कुंडली संरचना, यानी डीएनए के दुई कुंडली संरचना किसने दिया? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वाटसन और क्रिक। ये वैज्ञानिक था वाटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को सामने रखा था लोगों के बीच में। तो याद रखिएगा, 120 में डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया जी? वाटसन और क्रिक ने दिया था। आइए 121 में ओकाजाकी खंड क्या है? ओकाजाकी, कितना अच्छा नाम है, ओकाजाकी। ओकाजाकी खंड क्या है? तो इसका याद रखिएगा, लैडिंग स्टैंड पर डीएनए के छोटे खंड, यानी कि डीएनए है और डीएनए का दुई कुंडली संरचना देखा है ना जी, और दो बेस पेयर देखा है कि नहीं उसका, जेरा में कि प्यूरिन और पैरामिडीन दोनों आकर के फिक्स रहता है। बिल्कुल आप ऐसे देखे होंगे ना डीएनए काजनी, नहीं यही होता है काजनी।